हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था भारतीय चित्रकला के षडांग के बारे में। तो उसमें मैंने आपको 2 अंगों के बारे में बताया था, रूप, भेद और प्रमाण। तो उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा अंग है भाव। ठीक है, भाव का शॉर्ट में अगर मीनिंग कहेंगे तो इसका अर्थ है हृदयगत भावना। किसी भी वस्तु, किसी भी आकृति को देखकर हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उनको स्थायी भाव कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि किसी भी कलाकृति को बनाने के लिए रूप, भेद, जो चित्रों में अंतर और प्रमाण, एक उचित प्रमाण की आवश्यकता तो होती है, लेकिन भाव की भी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है कि भावनाओं के द्वारा ही हम चित्र की जो अंदर की जो चीज़ें हैं वो व्यक्त कर सकते हैं। जैसे रस होते हैं, रस में जब पहले हमारे मन में एक रस उत्पन्न होता है किसी चीज़ को देखकर, जैसे किसी भी कोई हंसने वाली चीज़ हमने देखी है, कोई कॉमेडी देखी है, तो हमारे मन में हास्य रस उत्पन्न हुआ। उसके बाद वो भाव बनकर जब बाहर आया तो उसे हास, उसका भाव जो होता है वो हास होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे मन में अगर करुण रस उत्पन्न हो गया है, कुछ भी ऐसा देखकर करुण रस उत्पन्न हुआ है, तो हम उसको किसके द्वारा, भाव के द्वारा व्यक्त करेंगे, तो शोक के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव हो गया शोक। ठीक है, इसी प्रकार 9 रस हैं। ठीक है, उनके 9 स्थायी भाव हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। स्थायी भाव कितने होते हैं? रस होते हैं 9 और इनके स्थायी भाव होते हैं 9। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। रस भी 9 होते हैं। करुण रस हो गया, हास्य रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, विभत्स हो गया रस, अद्भुत रस हो गया, निर्वेद हो गया और भयानक रस हो गया। इस तरीके से आपके 9 रस होते हैं, उनके 9 स्थायी भाव होते हैं। और संचारी भाव होते हैं 33। संचारी भाव होते हैं 33। ठीक है, तो स्थायी भाव के जो है 2 भाग होते हैं, एक होता है विभाव और एक होता है अनुभाव। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। ठीक है, अनुभाव 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है कायिक, दूसरा मानसिक, चौथा होता है सात्विक। ठीक है, आपको इसमें क्या याद रखना है? रस होते हैं 9, स्थायी भाव होते हैं 9, संचारी भाव होते हैं 33 और विभाव होते हैं 2, अनुभाव होते हैं 3। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, विभाव कितने प्रकार के होते हैं और अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिएगा विभाव जो है, ये विभाव क्या होता है। देखिए, स्थायी भाव तो मैंने आपको बता दिया, कोई भी मन में जब रस उत्पन्न होता है उसके द्वारा जो भाव प्रकट करते हैं वो स्थायी भाव होता है। ठीक है, विभाव क्या होता है? किसी भी व्यक्ति और वस्तु के कारण में हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे विभाव कहते हैं। और अनुभाव किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति या वस्तु को हम देखकर हमारा शरीर जिस तरीके से भाव उत्पन्न करता है, क्रिया करता है, उसे अनुभाव कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। विभाव 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव 3 हो गए, कायिक, मानसिक और सात्विक। ठीक है, इसकी भी डिटेलिंग है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इतना ही याद रखिएगा, नाम जरूर याद कर लीजिएगा। संचारी भाव 33 होते हैं। संचारी भाव क्या होते हैं? जो बहुत क्षणिक हमारे मन में आते हैं, बहुत कम देर के लिए, उसे संचारी भाव। जैसे एकदम से हम लेटे हैं और एकदम से खड़े हो गए, कि अगर इधर देख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग देखने लगे, गुस्से में किसी को देख लिया और फिर एकदम से शांत हो गए, किसी को आश्चर्य से देखा एकदम से शांत हो गए। इस तरीके से जो क्षणिक हमारे मन में भाव आते हैं उन्हें संचारी भाव
कहते हैं। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा। बाकी चलिए आते हैं भाव पर। देखिए, किसी भी आकृति को पूर्ण करने के लिए प्रमाणिक जो प्रमाण जरूरी है, उसी तरह ही भावयुक्त सौंदर्य का भी होना चित्र में बहुत ज़रूरी है। और भाव किसे कहते हैं? जैसे आकृति में जो भंगिमा होती है, स्वभाव होता है, उसका मनोभाव होता है, और उसमें जो व्यंग्यात्मक प्रक्रिया होती है, उसे भाव कहते हैं। किसी भी इंसान को ले लीजिए या जब हम किसी भी कलाकृति को पूर्ण करते हैं, उनमें इन सब चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे अगर बात करें, कोई अंडाकार चेहरा है, ये भाव दिखाने के लिए अगर किसी का अंडाकार चेहरा है तो वो सात्विकता का द्योतक होता है। ठीक है, वो सात्विकता को दर्शाता है। अगर किसी रियल में भी किसी का अगर ऐसा चेहरा है तो वो बहुत शांत होगा। और अगर किसी का पान के पत्ते के आकार का चेहरा है, ठीक है, तो वो चंचलता का द्योतक होता है। ठीक है, चंचलता को दर्शाता है। तो इसी तरीके से जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं, उनके भाव इस तरीके से भी शरीर की आकृति के द्वारा भी प्रकट होते हैं। ठीक है, भंगिमा किसे कहते हैं? भंगिमा आपने सुना होगा, मूर्ति कला में आपने पढ़ा होगा, बहुत सारी भंगिमाओं के द्वारा मूर्ति स्थापित होती है। जैसे समभंग मुद्रा होती है, अतिभंग होती है, त्रिभंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे समभंग मुद्रा है, वो सीधे, दोनों हाथ सीधे हो गए, दोनों पैर सीधे हो गए। ठीक है, पूरा शरीर पूरा सीधा, खड़ी मुद्रा जो होती है शांत, तो वो क्या है? वो सात्विकता को दर्शाती है। बाकी अतिभंग हो गई, त्रिभंग हो गई, ये जो मुद्राएं होती हैं, ये गतिशीलता को और प्रखरता को दर्शाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जो भी आकृति का जो भाव, मतलब भंगिमाएं होती हैं, जिस तरीके से शरीर की बनावट होती है, उससे भी भाव प्रकट होते हैं। ठीक है, और देखिए भंगिमा के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, व्यंग्यात्मक प्रक्रिया का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भिखारी का चित्र बनाना है, ठीक है, तो किसी व्यक्ति का चित्र बना दिया, उसके हाथ में कटोरा दे दिया, तो ये कहना कठिन होगा। कह सकते हैं ये भिखारी है, लेकिन ये पूर्णतः श्योरिटी से नहीं कह सकते कि यह भिखारी ही होगा। तो भिखारी बनाने के लिए उसके अंदर व्यंग्यात्मकता को डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे उसके शरीर को बहुत पतला बनाएंगे, उसके कपड़ों को फटे पुराने बनाएंगे, और उसका जो कटोरे का पात्र होगा वो टूटा फूटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूर्णतः कह सकते हैं कि यह भिखारी का चित्र है। ठीक है, तो हर चित्र में भाव भंगिमा होना बहुत ज़रूरी है, व्यंग्यात्मकता होना ज़रूरी है, और उसके हृदयगत भावना को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाव। उसके बाद दूसरा है आपका लावण्य। ठीक है, ये आपका हो गया चौथा, लावण्य, कलात्मकता तथा सौंदर्यता का समावेश। ठीक है, कलात्मकता तथा सौंदर्यता का समावेश। इसका मीनिंग है ये, छोटे कम शब्दों में अगर कहें तो। ठीक है, देखिए, जितना किसी भी आकृति के लिए रूप भेद प्रमाण भाव जरूरी है, उतना ही जरूरी लावण्य भी है। अगर चित्र में प्रमाण और भाव या उन तीनों में अगर जरा सी भी कमी भी रह जाती है, तो वो ये जो चौथा अंग है, ये उसको पूर्ण कर देता है। ठीक है, लावण्य सौंदर्यता को कहते हैं। जैसे भाव अंतरात्मा की सौंदर्यता होती है, भाव अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, उसकी सौंदर्यता को दिखाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर बाहरी सौंदर्यता को दिखाया जाता है। कलात्मकता के तरीके से, आलेखन के द्वारा, हर तरीके से इसको सुंदरता को दिखाया जाता है। जैसे प्रमाण की एक माप
परिमित होती है, उसी प्रकार जो है लावण्य की भी एक परिमित होती है, ठीक है, एक माप होती है। उस तरीके से ये लावण्य जो है किसी भी आकृति में अगर जरा सी भी कमी भी है तो उस कमी को पूरा करता है और सौंदर्यता को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसका ये छोटा सा हो गया मीनिंग है आपको, और समझ लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट सादृश्य। 5वां अंग है सादृश्य, ठीक है। इसका शॉर्ट में अगर मीनिंग कहें तो है देखे हुए रूपों की पहचान करना, की पहचान करना, ठीक है, देखे हुए रूपों की पहचान करना, ठीक है। तो देखिए सादृश्य क्या होता है, किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप की सहायता से प्रकट कर देना सादृश्य कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई चित्र अगर बना है, कोई भी आकृति बनी हुई है, तो अगर उस दर्शक उसे देखते हैं और उसको देखकर पहचान जाते हैं कि यह किसकी आकृति बनी है, ठीक है, तो यह वहाँ पर सादृश्य जो है पूर्ण माना जाएगा, सादृश्य जो है सही माना जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे जैसे कृष्ण और अगर बुद्ध का चित्र हम बनाएंगे तो उनकी जो चरित्र उनका है, चरित्र क्या है, जो चरित्र उनका है उसकी विशेषता दिखानी होगी। कोई भी उसको बिठा दिया जाए आकृति को, उसको नीले रंग का रंग दिया गया और तो उसको कृष्ण कहा तो जाएगा, लेकिन पूरे तरीके से उसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, कुछ और भी चीज़ों जो उनसे सिमिलरिटी रखती हैं उनकी चीज़ों को अगर हम वहाँ पे रख देंगे तो उनकी जो समानता है वो पूरी हो जाएगी सादृश्य के उससे, ठीक है। जैसे कृष्ण का अगर चित्र बनाएंगे तो उसमें मोर पंख और मुकुट होना बहुत ज़रूरी है, बांसुरी होना बहुत ज़रूरी है। बांसुरी और मोर पंख के द्वारा हम कह सकते हैं यह कृष्ण का चित्र बना है। ऐसे ही बुद्ध जो हैं, यही इनकी चारित्रिक विशेषता है, ठीक है। जैसे बुद्ध का चित्र है तो उनके कटे केस होंगे उनके, और एक पात्र उनके हाथ में होगा, कटोरा, और अहिंसा और मतलब आशीर्वाद देते हुए इस तरीके से उनका हाथ जो अभय मुद्रा में बनाया जाता है वो ज़रूर बना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि यह बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। तो यही इसकी एक खास चीज़ है कि देखे हुए रूपों की पहचान करना, मतलब किसी रूप के द्वारा किसी रूप के भाव को किसी दूसरी चीज़ों की सहायता से उसको प्रकट करना, ठीक है, इसे सादृश्य कहते हैं। उसके बाद है वणिका भंग। देखिए यह बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका अर्थ होता है रंग। 6 अंगों में यह सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है रंग को, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य और जो है सादृश्य, ठीक है, इनको हम कागज़ पर कल्पना करके भी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि इमेजिनेशन कर लिया कि यह कैसा लगेगा, लेकिन रंग को इमेजिनेशन नहीं कर सकते। रंग को जो है उसका बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक उसके साथ उस तूलिका नहीं होगी यानी ब्रश नहीं होगा, तब तक उस अभ्यास को करे बिना हम रंगों को अच्छे से नहीं जान पाएंगे और ना ही उसको देख पाएंगे कि यह कैसा लगेगा, ठीक है। और किसी भी जो 5 अंग हैं इनकी हम इमेजिनेशन करके कागज़ पर सोच सकते हैं बिना पेन और पेंसिल के, लेकिन इसको करने के लिए ब्रश की आवश्यकता होती है, रंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। वणिका भंग क्या होता है, किसी भी कलाकार को इस 6ठे अंग का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी चित्र को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। तो कलाकार को पूर्णता अभ्यास होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए कि रंग को चित्र में कहाँ पर लगाना है,
किसके समीप लगाना है और किस रंग को किसके द्वारा संयोजन के द्वारा कहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ रंगों की उसे कलाकार को ज्ञात होना चाहिए। और जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो रंग लगाना आसान है, और अगर जैसे सूर्य का चित्र बना रहे हैं, ठीक है, सूर्य का, तो उस पीले रंग से और हल्का सा उसमें ऑरेंज रंग डाल के आपने कलर बना दिया, लेकिन जो उसकी जो एक वो होता है, जो भाव जो उसका होता है, जैसे कि सुबह के टाइम कैसा होगा सूर्य, दोपहर के टाइम कैसा होगा और शाम के टाइम कैसा होगा, सब तीनों टाइम का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को जो वो प्रकाश होता है उसको दिखाना ही बहुत बड़ी कला है। ठीक है, तो इसीलिए रंगों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है किसी भी चित्र को पूर्ण करने के लिए, और उसका कंपोजिशन, संयोजन, कि कहाँ पर और किसके समीप कौन सा रंग लगाना है। ठीक है, तो ये आपके 6 अंग पूरे हो गए, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वणिका, भंग। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और इंटरव्यू वगैरह के लिए भी आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वहाँ पे ज़्यादातर पूछा जाता है। और बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप टीजीटी, इस यूपी टीजीटी में अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, तो अगर आपने टेक्निकल आर्ट से अगर इंटर जो आपका होता है वो नहीं किया है, यानी प्राविधिक कला से, तो उसे आप ज़रूर कर लीजिए। अभी नेक्स्ट ईयर, ये साल तो ख़त्म होने वाला है, अभी जो अगला साल आ रहा है उसमें आप ज़रूर फॉर्म डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये फॉर्म निकल आते हैं और इनमें अगर आपके पास नहीं भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर आपको जब ये इंटरव्यू कॉल लेटर आता है, वहाँ पर अपलोड करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम नहीं किया था और अभी बाद में कर लिया, और जब इंटरव्यू कॉल लेटर आया था वहाँ पर इसको अपलोड करना था, तो उसको अपलोड, और वहाँ पर वो लोग केवल देखते हैं कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हो सकता है आपके काम आ जाए आगे। तो अभी जब नेक्स्ट ईयर होगा तो किसी भी इंटर कॉलेज से आप कर लीजिए, 1 साल में आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए होगी तो आप बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही।